हेलो एवरीवन, हृदय की गहराई से आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 7 ओ सदा नीरा, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, का वीवीआई मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाने वाला है। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि हम अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ हम आपको इसमें ये नहीं कर देंगे कि इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है, कुछ भी हम नहीं ऐसे बोलेंगे। हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको यहाँ भी याद हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि यार निबंध कैसा है, पूरा आभास करा देंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जीवन परिचय और उस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ सहायता मिल सके। तो ओ सदा नीरा का क्या अर्थ होता है, इस चैप्टर का नाम ओ सदा नीरा क्यों पड़ा? तो ओ सदा नीरा जो है, इसका अर्थ होता है सदा मतलब हमेशा, और नीरा नीर मतलब पानी। तो हमेशा जो जल से भरा हुआ हो वैसा नदियाँ, इसमें गंडक नदी का वर्णन किया गया है। तो वैसा नदियाँ जो हमेशा जल से भरा हुआ हो उसी को ओ सदा नीरा कहा गया है। उसे हम बारहमासी नदियाँ भी कहते हैं। बारहमासी नदियाँ कहने का अर्थ है कि जिसमें 12 महीना, एक साल में सालों भर पानी जमा ही रहता है, उसी को बारहमासी नदियाँ कहा गया है, जो सदा नीरा है। तो ये हो गए इसके चैप्टर से रिलेटेड। अब जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जीवन परिचय जानते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। शाहजहां उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ये हो गया। और ओ सदा नीरा यह एक निबंध है जो बोलते छंद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो बोलते छंद से यह लिया गया है। बोलते छंद से संकलित है यह निबंध, याद रखिए, पूछा जाता है बार बार। और जाके इनकी मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हो गई थी। कब हुई थी? तो 14 मई 1978 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। जन्म मृत्यु क्लियर हो गया। उसके बाद इसकी प्रमुख रचना के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसका एक प्रमुख रचना है भोर का तारा। भोर का तारा जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, भोर का तारा। और यह 5 एकांकी नाटकों का संग्रह है। इसमें 5 एकांकी नाटक संकलित है भोर का तारा में। इसके अलावा इसके प्रमुख रचना में आ जाता है बंदी, शारदया, कोणार्क, ये सभी इनकी प्रमुख रचना है। मेरी बांसुरी भी इनकी एक प्रमुख रचना है, ये भी पूछा जाता है बार बार। और इसके पुरस्कार के बात करते हैं तो इसे बिहार राजभाषा पुरस्कार भी इसे मिला था। याद रखिए, इसे बिहार राजभाषा पुरस्कार भी इसे मिला हुआ है और कालिदास अवार्ड भी इसे मिला हुआ है। तो इतना अगर आप जान लेते हैं तो इसमें से जो है ना, आपको 40% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप पहला क्वेश्चन है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम के पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखी थी। उसके बाद है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो कौन सी रचना है? तो ओ सदा नीरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ओ सदा नीरा। ये 18 में पूछा गया था और ये 20 में पूछा गया था। उसके बाद है ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। और यह 12 में, 19 में, 18, 16, 15 और 12, ये सभी में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? अभी तुरंत बताए थे, याद कीजिए। 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। शाहजहांपुर यूपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को। फिर है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा की रचना है? मतलब यह क्या है? निबंध है, एकांकी है, क्या है? तो यह हो जाएगा बी, निबंध है। फिर है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आया है? ये ध्यान में रखिएगा, एम गांधी का, महात्मा गांधी का इस चैप्टर में चर्चा आया है। क्योंकि इस चैप्टर में जो है चंपारण की भूमि और गंडक नदी के बारे में वर्णन किया गया है कि चंपारण की नदी कितनी, चंपारण की जो भूमि है वह कितनी उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण है, जिसमें अंग्रेजों ने नील की खेती करवाया था। अमोलवा कोठी का एक एमन साहब था जो बहुत ही क्रूर था, वह किसी का झोपड़ी जला देता था। महात्मा गांधी का भी झोपड़ी जला दिया था जब उसे
मठ के महंत ने जो है ना महुए पेड़ के नीचे जगह दिया था, तो उसका भी झोपड़ी जला दिया था, फिर उसे महात्मा गांधी ने सबक सिखाया था। तो इसमें महात्मा गांधी का वर्णन किया गया है। उन्होंने ही 1917 में जो है ना चंपारण गए थे अप्रैल 1917 में, और वहाँ पर नील की खेती के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे क्रांति भी किया, और उस समय के जो है ना एक किसान ने उसे बुलाया था, राजकुमार शुक्ल जी। इतना बार सोच सकते हैं, आपको बात बात में ही इतना सारा जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फिर है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो बंदी है, बताए थे, कोणार्क भी है, मेरी बांसुरी भी है, लेकिन यहाँ पर जो रेशमी टाई है या जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आ गया है अब वो प्रश्न जिसका था हमें इंतजार। तो इसका प्रश्न है कि बोलते छंद किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो बोलते छंद जो है यह एक निबंध साहित्यिक विधा की रचना है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो यह गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण में थांगर कहाँ से आए? तो चंपारण में जो थांगर है वह बिहार के छोटा नागपुर से आए हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार के छोटा नागपुर से आए हुए थे। उसके बाद है तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तो तीन कठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और नील की खेती होता क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। तो नील की खेती अगर आप किसी भूमि पर कर देते हैं तो वह भूमि बंजर हो जाता है। 4 साल तक आप उस भूमि पर कोई फसल नहीं उपजा सकते हैं। और तीन कठिया प्रणाली यह था अंग्रेजों के द्वारा कि आपको 20 कट्ठा में से, अगर आपके पास 20 कट्ठा है तो उसमें से आपको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना ही पड़ेगा। यह नियम था, जिसी को तीन कठिया प्रथा कहा गया था। नील से रंग बनाया जाता है। उसके बाद देखिए बड़े ही मज़ेदार प्रश्न है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो पंडई नदी जो है वह भिखनाथोरी तक जाती है, लेकिन भिखनाथोरी तक जाने में वह किस किस जगह को वह पार करती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो पंडई नदी सर्वप्रथम लौरिया नंदनगढ़ जाती है। पहले यहाँ लौरिया, एल से लौरिया और एन से नंदन, तो यह लौरिया नंदनगढ़ जाती है पहले। लौरिया नंदनगढ़ जाने के बाद उसके बाद यह जाती है रामपुरवा, आर से रामपुरवा। रामपुरवा जाने के बाद यह फिर कहाँ जाती है? तो यह जाती है भीतिहरवा। यहाँ पर देखिए भी दे देते हैं, भीतिहरवा। भीतिहरवा जाती है। भीतिहरवा जाने के बाद वह भिखनाथोरी जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भिखनाथोरी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि कहाँ से कहाँ होते हुए भिखनाथोरी जाती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका। फिर है बराज कहाँ बन रहा था? तो जो बराज है वह भैंसा लोटन में बन रहा था। नाम भी अजब है और प्रश्न भी गजब है। तो भैंसा लोटन में बन रहा था बराज। और बराज जो है एक पावर हाउस था जो नेपाल में बन रहा था, और यह 3000 फुट का बन रहा था, 3000 फुट। फिर है चोर कैसे ताल है? तो चोर जो है ना यह एक ताल है, और ताल क्या होता है उसको हम बताते हैं, पहले इसका आंसर बता देते हैं। चोर कैसा ताल है? तो यह उथले ताल है। देखिए यहाँ पर एक आता है चौर, एक चौर आएगा और एक आएगा मन। तो मन और चौर क्या होता है? तो यह वही होता है जब है ना, पहले देखिए तल समझिए क्या होता है। तो तल जो है वह गंडक नदी के किनारे जो है कुछ उथली और गहरी भूमि होता है। जैसे हो गया गंडक नदी, ये होगा उथली, ये गहरी, उथली गहरी। तो इसी को जो है ना तल कहा जाता है। तो चोर जो है ना उसे कहा जाता है जो उथली होता है। उथली तल को ही चोर कहा जाता है। और यहाँ पर गर्मी के समय में पानी जो है कम हो जाता है। आप भी नदी में देखते होंगे जब पानी सूख जाता है तो उसके अंदर गहरी उथली जो भूमि प्राप्त होता है उसी को तल कहा जाता है। जो उथली भाग होता है उसे चौर कहा जाता है, और जो गहरी भाग होता है जहाँ पर पानी हमेशा बना हुआ रहता है उसे मन कहा जाता है। तो तल और चौर और मन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर है चौर कैसे ताल हैं? तो यह उथले ताल हैं। और मन कैसे ताल हैं? तो यह विशाल और गहरे ताल हैं। वो आगे क्वेश्चन आने वाला है। फिर है
थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? तो यह थार शब्द से विकसित हुआ है। थार जो है वह रेगिस्तान, रेगिस्तान से अर्थ होता है थार, रेगिस्तान। तो यह थारन शब्द थार से हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जनजाति भी पंजाब में लाए गए थे नील की खेती करने के लिए। थारून हो गया, धंगर हो गया, ये सभी जनजाति लाए गए थे। फिर वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया तो जगदीश चंद्र माथुर ने। बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न, मेरठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? तो मेरठ के महंत, याद रखिएगा, गांधी जी को एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दिया था, जहां पर गांधी जी एक झोपड़ी बनाकर रहे थे। फिर है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? तो उसे कालिदास अवार्ड मिला था। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है, कौन सी कृति माथुर जी की है? तो जानवर और जानवर, कहानी नई कहानी, आयावार रहेगा याद। तो ये तीनों नहीं है, इसका रचना जो है मेन हो जाएगा भोर का तारा, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। भोर का तारा ये माथुर जी की रचना है। फिर है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो राजा हरि सिंह को, जो कर्नाट वंश के शासक थे, उसे गयासुद्दीन तुगलक के साथ 1325 ईस्वी में युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध के पश्चात जो है ना, राजा हरि सिंह के पास जो वह घने वन में जो रहते थे, उस वन को जो है ना गयासुद्दीन तुगलक ने तलवारों से काट दिया था। उसके बीच रास्ता बना दिया था, जो जहाँ पर राजा हरि सिंह रहा करते थे। और जब वन कट गया तो राजा हरि सिंह जो है वह नेपाल चले गए थे। फिर है, गांधी जी चंपारण कब आए? तो गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 ईस्वी को आए। फिर है, आम्रपाली आम्बवाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो वह आम्रबंद सौंपा था। ओ से आम्रपाली, तो वह आम्रबंद मतलब आमों का वन सौंपा था। मन कैसा ताल है? प्रश्न आ गया कि मन कैसा ताल है? तो यह गहरे और विशाल ताल है। और चोर कैसा ताल है? तो वह उथले ताल है। फिर माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो बिहार राजभाषा पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मज़ा तो बहुत आया होगा और जानकारी भी बेहतरीन मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।